ये कहानी बर्लिन नाम के एक बहुत ज़हीन चोर की है, जो अपने साथियों के साथ बहुत समझदारी से चोरी करता है। शुरुआत बर्लिन को दिखाने से होती है, जिसकी तीसरी बीवी भी उसे डिवोर्स देकर जा रही थी, जिस वजह से वो काफी टूट जाता है, बहुत दुखी था, क्योंकि आज तक कोई भी उसका नहीं बना, उसे कोई प्यार नहीं करता। अब इतनी ही देर में यहाँ बर्लिन की टीम भी आ गई, जो उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर वहाँ से ले जाती है, क्योंकि अब इन्हें अपनी चोरी करनी। टीम में बर्लिन के अलावा 4 और लोग थे। एक लड़की थी हैकर, एक लड़का था लॉक मास्टर, हर तरह की लॉक को वो आसानी तोड़ लिया करता था। तीसरा एक थोड़ा बुरा आदमी था, वो प्रोफेसर था, काफी ज़हीन था। वो इतना स्मार्ट था कि ये सारी चोरियाँ वो ही प्लान किया करता था कि कौन सी चोरी कब, कहाँ और कैसे करनी है। एक होता है सेटेलाइट मैन, जो सेटेलाइट्स को काफी अच्छे से संभालता, हैंडल किया करता। इसके अलावा हथियारों में भी उसे काफी महारत थी, लड़ना भी काफी अच्छे से आता था। ये 5 जो पुलिस ऑफिसर्स बनकर एक काफी आलीशान जगह पर पहुंचते हैं, जहाँ अमीर लोग बैठे डिनर कर रहे थे। वो एक अमीर आदमी के पास आकर उसे नकली वारंट दिखाते हैं। उसे कहती है कि हमें ये खबर मिली है कि तुम काफी कीमती और महंगी चीजों की स्मगलिंग करते हो, इसीलिए हम तुम्हारी तिजोरी की तलाशी लेने आए। इसीलिए अमीर आदमी बर्लिन को अपने तिजोरी के पास लेकर जाता है, और यहाँ बर्लिन उसे बता ही देता है कि हम कोई पुलिस ऑफिसर्स नहीं है, बल्कि हम तो यहाँ पुराने वक्त का वो कीमती प्याला लेने आए हैं जो तुम्हारे पास है। अब क्योंकि अमीर आदमी कोई लड़ाई हंगामा करना नहीं चाहता था, इसीलिए वो चुपचाप प्याला बर्लिन को दे देता है। और अब जब ये 5 यहाँ से जाने लगते हैं, तो एक लड़का उनसे कहता है कि तुम लोग तो पुलिस ऑफिसर्स कहीं से भी नहीं लग रहे। इस वजह से बर्लिन को काफी गुस्सा, वो बहाने से उस लड़के को बाहर लेकर गया, उसे इतना रुलाता है कि वो घुटनों पर आ गया। बर्लिन को कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। बर्लिन उसे कहता है कि सबके सामने स्मार्ट बनने की कोशिश ना करो, वरना मैं एक गोली से ही तुम्हारा सर उड़ा दूं। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम ये सब कुछ अपनी दोस्त को दिखाने के लिए कर रही हो कि तुम कितने बड़े हीरो हो। तुम जो हो उसके सामने वही रहो, उसके साथ प्यार से रहो, क्योंकि प्यार से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं। जिसके बाद अगले दिन वो एक होटल में जाते हैं, जहाँ अपनी चोरी का सारा प्लान करने वाली। बर्लिन एक और लड़की को अपनी टीम में शामिल कर लेता है, जो इंजीनियर। इस लड़की को भी किसी ने धोखा दिया था, जिस वजह से वो दिमागी तौर पर थोड़ी कमजोर हो गई। अब क्योंकि वो पहले से काफी बेहतर हो गई थी, इसलिए चोरी में उनका साथ देने के लिए आ चुकी थी। जिसके बाद अब यहाँ बर्लिन और प्रोफेसर सबको अपना प्लान बताते हैं। वो बताते हैं कि इस प्याले की मदद से हम 44 मिलियन के जेवर की चोरी करने वाले। सब लोग इस प्लान को समझ जाते हैं, और अगले ही दिन ये लोग एक फादर से मिलने चर्च गए। बर्लिन फादर को बताता है कि मैं एक प्रोफेसर हूँ और ये सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं। हमने एक रिसर्च की है, जिस दौरान हमें पता चला है कि आपके इस चर्च के नीचे बहुत सारा खजाना है, तो हम लोग यहाँ पर खुदाई करना चाहते हैं, ताकि ये देख सके कि यहाँ पर खजाना है भी या नहीं। ये सुनकर फादर काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि अगर सच में यहाँ पर खजाना है तो चर्च को इससे काफी फायदा होगा। फादर उन्हें बेसमेंट में लेकर जाता है और यहाँ पर खुदाई करने की इजाजत दे देता है। अब यहाँ पर सच बात ये थी कि इस चर्च के नीचे से एक सुरंग होकर गुजरती थी, जो कि पेरिस की सबसे बड़े नीलामी घर में जाकर खुला करती थी। कुछ दिनों के बाद वहाँ पर बहुत ही महंगे जेवरात की नीलामी होने वाली, जिन्हें वहाँ के लॉकर रूम की अलग अलग तिजोरियों में रखना था, और इनका प्लान उन्हीं सारी तिजोरियों को चोरी करने का था। फिर बर्लिन अपने साथियों को बताता है कि हम जिस होटल में रह रहे हैं, उसके बिल्कुल सामने नीलामी घर के डायरेक्टर का घर भी है, जो अपनी बीवी के साथ वहाँ पर रहता है। हमें किसी तरह उसके घर पर जाकर पूरे घर में सीसीटीवी कैमरास लगाने हो, ताकि हम उस पर नजर रख सकें। कुछ देर के बाद नीलामी घर का डायरेक्टर जब अपनी वाइफ के साथ वहाँ से निकलता है, तो ये लोग चुपके से उसके घर में घुस जाते हैं और पूरे घर में कैमरास को फिट कर देते हैं। बर्लिन और प्रोफेसर कैमरास के जरिए नीलामी घर के डायरेक्टर और उसकी वाइफ पर नजर रख रही थी। प्रोफेसर जब देखता है कि बर्लिन परेशान है, तो वो उसे हौसला देता है, कहने लगा कि तुम परेशान ना हो, देखना एक दिन तुम्हें कोई बहुत अच्छी लड़की मिलेगी, तुम हमें ही देख लो। मैं और मेरी वाइफ 25 साल से एक साथ हैं, हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, कभी भी हमने एक दूसरे से अलग होने का नहीं सोचा। ये सुनकर बर्लिन कहता है कि मान लेता हूँ, लेकिन ये दुनिया धोखेबाज है, यहाँ पर सच्चे प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती। अब बर्लिन जब अकेला नीलामी घर के डायरेक्टर और उसकी वाइफ पर नजर रख रहा था, तो वो देखता है कि अपने हस्बैंड के सोने के बाद उसकी वाइफ अपने डॉग को लेकर घर से निकल गई। तब बर्लिन भी उसका पीछा करता है। वो जब बार में गई, तो बर्लिन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। उसने देखा कि बार में डायरेक्टर की वाइफ गाना गा रही है। उसे देखते ही बर्लिन को वो काफी पसंद आई, आवाज भी उसकी काफी अच्छी लगी, इसीलिए वो उसे हासिल करने का सोचता है। अगले दिन जब चर्च के फादर यहाँ पर आते हैं, तो सारे उन्हें ये बताने लगे कि आपके चर्च के नीचे से हमें एक बहुत पुराने वक्त का कीमती प्याला मिला है। असल में ये तो वो वाला प्याला था जिन्होंने सबसे पहले चुराया था। जानबूझकर प्याले को उन्होंने यहाँ जमीन के नीचे रख दिया, ताकि फादर को यही लगे कि यहाँ पर सच में कोई खजाना मौजूद है। उसे देखकर फादर की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता, इसीलिए वो उन्हें और खुदाई करने की इजाजत दे देते हैं।
अगले ही दिन से बर्लिन नीलामी घर के डायरेक्टर की वाइफ, जिसका नाम कमील था, उसके साथ दोस्ती करने की कोशिश करने लगता है। उसका पीछा करते हुए वो एक होटल में गया, उससे बातें करने लगता है। वो उसे अपना नकली नाम बताकर कहता है कि मैं यहाँ पर पेरिस में घूमने आया हूँ। कल रात बार में मैंने आपका गाना सुना था जो मुझे बेहद पसंद आया है। वो यहाँ जानबूझ के कमील की पसंदीदा किताब भी लाया था, जिसे देखकर वो पूछती है कि आप ये पढ़ते हैं? बर्लिन कहता है जी हाँ, मुझे ये बहुत पसंद है। पर कमील यहाँ पर कोई जवाब दिए बगैर वहाँ से चली जाती है। बर्लिन सोचता है शायद मुझसे गलती हो गई है कोई, इसीलिए वो मुझसे दोस्ती करना नहीं चाहती। खुदाई करते हुए उन लोगों को सुरंग मिल ही जाती है, इसीलिए वो और आगे खोदने लगते हैं ताकि अपनी मंजिल उस नीलामी घर तक पहुंच जाए। बर्लिन जब कमील की बातें सुनता है तो उससे पता चला कि उसकी अपने हस्बैंड से लड़ाई हो गई है, क्योंकि वो अपने हस्बैंड के साथ एक शो देखने जाना चाहती थी, लेकिन उसका हस्बैंड नहीं जा रहा था। तो इसीलिए अब बर्लिन अच्छे से कपड़े पहन लेता है ताकि वो उसके साथ जा सके। खुदाई के दौरान बेसमेंट में फादर आए, उनसे कहते हैं कि मैं वो कीमती प्याला अपने साथ ले जाना चाहता हूँ ताकि अपने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को दिखा सकूं कि हमें यहाँ से ये मिला है। कैसे भी करके वो प्याले को वहाँ से ले जाने लगता है और ये लोग उसे रोक ही नहीं पाते। ये बात जब बर्लिन को पता चली तो उसे काफी गुस्सा आ गया। वो लॉक मास्टर को कहता है कि ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, कैसे भी करके चाहे छीन की वो प्याला उस फादर से लेकर आओ जल्दी। जबकि खुद वो कमील से मिलने चला जाता है। उसके पास पहुंचकर कमील से पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। जब उसने बताया कि मैं शो देखने जा रही हूँ तो बर्लिन भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। उधर लॉक मास्टर और इंजीनियर लड़की बाइक पे बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। फादर से वो कीमती प्याला छीनकर वो जब यहाँ से भाग रहे थे तो तभी यहाँ पर फादर के कुछ दोस्त आ जाते हैं जो उन्हें रोक लेते हैं, लेकिन जैसे तैसे उन्हें चकमा देकर प्याला लेकर वो यहाँ से भागने लगे। तब फादर की दोस्त भी उनका पीछा करने लगते। लॉक मास्टर और इंजीनियर लड़की अब पार्किंग एरिया में जाकर छुप गयी, लेकिन फादर के दोस्त उन्हें ढूंढ लेते हैं और प्याला उनसे छीन लेते हैं। इस वजह से दोनों काफी डर गए, जल्दी से यहाँ से भाग जाते हैं कि इससे पहले कोई और मुसीबत आए। रात को बर्लिन और कमील जब वापस आए तो यहाँ हम नोटिस कर लेते हैं कि वो एक दूसरे के काफी करीब आ गई है, यानी उनकी अच्छी दोस्ती हो गई। इसलिए दोनों एक दूसरे को अपना अपना नंबर दे। अगली सुबह सैटेलाइट मैन हैकर के कमरे में जाता है उससे कोई मदद मांगने के लिए, साथ ही वो उसे दोस्ती करने की भी कोशिश करता है, लेकिन हैकर उसे ऐसा जाहिर करके दिखाती है कि मैं बहुत सख्त हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी सैटेलाइट मैन को पसंद करने लगी। अब प्रोफेसर लॉकमैन और इंजीनियर लड़की के पास आते हैं जो बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। प्रोफेसर उन्हें तसल्ली देते हैं कि देखो अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तुमने प्याला फादर से छीना था तो वो तभी काफी डर गए थे, इसलिए उन्होंने अब वो प्याला चुपचाप ही मेरे हवाले कर दिया है, ये कहकर कि आइंदा की बात मैं बेसमेंट में नहीं आऊंगा और तुम अपनी खुदाई जारी रखो। उधर कमील बर्लिन से मिलने के लिए खुद ही आ जाती है उसके पास, लेकिन यहाँ बर्लिन के लिए एक मुसीबत थी, वो उसे कमरे में लेकर नहीं जा सकता था, क्योंकि अगर कमील अंदर आती तो कंप्यूटर्स का सेटअप देखकर वो पकड़ा जा सकता था। वो कमील को कहता है कि हम यही बात कर लेते हैं, मैं तुम्हें अंदर नहीं लेकर जा सकता क्योंकि तुम शादीशुदा हो, अगर हमें किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर कमील को बहुत बुरा लगा, वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर बर्लिन को भी काफी बुरा लगा, इसलिए वो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। लिफ्ट में आकर उसे मनाने के लिए गले से लगा लेता है और यहाँ इनके बीच ताल्लुक शुरू हो जाता है। अगले दिन वो फिर से खुदाई करते हैं और वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर पहुँचना चाहते थे, यानी नीलामी घर के बिल्कुल पास, लेकिन आगे एक काफी मजबूत दीवार थी जो लोहे के अलग अलग ब्लॉक से बनी हुई थी। तो तब यहाँ प्रोफेसर उन्हें प्लान बताते हैं कि हम अंदर दाखिल कैसे हो। वो बताता है कि सबसे पहले हम ब्लॉक्स को बारीकी से काटेंगे, फिर उन ब्लॉक्स को बड़ी चालाकी से गाड़ी से जोड़ दे ताकि हमारा जब दिल चाहे उसे लगा सके और जब दिल चाहे वहाँ से हटा भी दे। इस बिल्डिंग में हमेशा 2 गार्ड्स होते हैं, एक गार्ड तो होता है अंदर जो हमेशा कंट्रोल रूम में रहता है और उसकी नजर हमेशा कंप्यूटर स्क्रीन पर ही रहती है, दूसरा गार्ड होता है बाहर जो बाहर होने वाली चीजों को देखता है। अब सबसे पहले इन्हें उस बाहर वाले गार्ड का ध्यान भटकाना ताकि हैकर लड़की उनकी कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर सके। यहाँ सैटेलाइट मैन नोटिस करता है कि वो दोनों गार्ड्स पिज्जा बहुत ज्यादा खाते हैं, हर दूसरे दिन पिज्जा ऑर्डर कर, इसलिए वो एक पिज्जा डिलीवरी बॉय बनकर गलत ऑर्डर लेकर जाता है, जिस बात पर गार्ड उससे बहस करने लगता है, इसीलिए सैटेलाइट मैन भी उसे गुस्सा दिलाने लगता है। इनकी बहस इतनी बढ़ गई कि गार्ड दूसरे गार्ड को भी लड़ने के लिए बुला लेता है और इस चीज का फायदा उठाकर हैकर लड़की उनकी कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर लेती है, यानी कि अब वो सारे कैमरास को कंट्रोल कर सकती। अब बर्लिन फिर से अपनी टीम को प्लान बताने लगता है और ये लोग फिर से उस सुरंग में चले जाते हैं। बहुत ही पतली तार से उस दीवार के ब्लॉक्स को काटने लगते हैं। ये वहाँ एक मकनातीस लगाकर उसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और आखिरकार लॉकर रूम में आ जाते हैं, जहाँ पर वो सारी तिजोरियाँ हैं जिनके अंदर जेवरात होंगी, यानी कि इनका प्लान बिल्कुल ठीक चल रहा था अब तक। और अब बस इन्हें इंतजार था नीलामी घर के सामान आने का, जिनमें वो सारे जेवरात भी होंगे जो बाद में इन तिजोरियों में रखे जाने थे। और
इस तरह बआसानी वो सारी तिजोरियों को चोरी कर सकती थी। अब इस चोरी की प्लानिंग के साथ साथ बर्लिन के प्यार की कहानी भी कमील के साथ शुरू हो जाती। वो अपना आधा टाइम इस प्लान को दे रहा था जबकि आधा कमील को दिया करता है। लेकिन एक दिन कमील का हस्बैंड दोनों को एक साथ देख लेता है। लेकिन यहाँ पर बर्लिन कमील के हस्बैंड को ये कह देता है कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, आपकी वाइफ से मिलना चाहता था, इसीलिए आज यहाँ पर आया। पर अपने हस्बैंड के जाने के बाद कमील बर्लिन को कहती है कि मुझे डर लग रहा है कहीं मेरे हस्बैंड को हमारे बारे में पता न चल जाए। बर्लिन उससे कहता है कि चलो फिर हम किसी ऐसी जगह पर चलते हैं जहाँ पर हमारे अलावा और कोई ना। इसलिए ये दोनों एक होटल में जाकर एक साथ वक्त गुजारते, जबकि प्रोफेसर और बाकी लोग अपने होटल में होते हैं। यहाँ प्रोफेसर की वाइफ उसे कॉल करके कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि तुम मुझे बिल्कुल टाइम नहीं देती। ये सुनकर प्रोफेसर के होश उड़ जाते हैं। वो काफी हैरान और परेशान हो गया ये सोचकर कि मेरी वाइफ तो मुझे इतना प्यार करती थी, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि वो मुझे छोड़ के चली जाए और अब आखिरकार वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। जाहिर है इस वजह से प्रोफेसर को काफी धक्का लगता है। तब उसका चेहरा देखकर इंजीनियर लड़की समझ जाती है कि जरूर इसकी वाइफ ने डिवोर्स दे दी है। अब सेटेलाइट मैन लॉक मास्टर से कहता है कि मुझे बताओ मेरी बाइक तुमने कहाँ रख दी है, क्योंकि जब तुम फादर से प्याला छीनने गई थी तभी के बाद से मैंने अपनी बाइक नहीं देखी। इस पर हैकर लड़की उसे सारी बात बता देती है कि प्याला छीनने के दौरान हम पर भी हमला हो गया था, इसीलिए वो बाइक वहीं पर रह गई और अब मुझे डर लग रहा है क्योंकि अगर वो बाइक पकड़ी गई तो हम भी पकड़े जाएंगे। वजह यह है कि जिस पासपोर्ट पर वो बाइक है वो असली है। ये सुनकर तो लॉक मास्टर और भी डर जाता है और बताता है कि वो बाइक अब जरूर फादर के गुंडों के पास हो। रात को इंजीनियर लड़की प्रोफेसर के पास आकर कहती है मुझे पता है आप काफी दुखी हैं क्योंकि मैं खुद भी जानती हूँ कि दिल टूटना कैसा होता है। प्रोफेसर कहते हैं मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मेरी वाइफ मुझे एक दिन छोड़कर चली जाए। इंजीनियर कहती है कि मुझे इसके पीछे कोई और वजह लगती है, जरूर आपकी वाइफ का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है इसीलिए वो आपको छोड़ना चाहती है। ये सुनकर प्रोफेसर को काफी हैरत तो हुई, लेकिन इस बारे में वो छानबीन करने लगता है जहाँ जल्दी उसे पता चल गया कि ये सच है, मेरी वाइफ सच में किसी और के साथ हो चुकी है। बर्लिन और कमील जब एक साथ थे तो कमील का हस्बैंड उसे कॉल करके बताता है कि आज मैं छुट्टी पर था और मैंने तुम्हारी सारे ईमेल्स पढ़ ली है, मुझे पता चल गया है कि तुम्हारा अब किसी और के साथ चक्कर है। ये सुनकर बर्लिन हैरान नहीं था बल्कि वो तो खुश हो रहा था कि चलो शुक्र है अब कमील मुझे अपना लेगी और अपने हस्बैंड को छोड़ दे। लेकिन कमील तो उसे ये कह देती है कि मैं अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ सकती, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ सकती, तुम्हें भी पसंद करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ सकती क्योंकि तुम्हारे साथ मेरी बस दोस्ती, जबकि मैं और मेरा हस्बैंड तो बच्चे के लिए प्लान बना रहे। ये सुनकर बर्लिन एक बार फिर टूट जाता है क्योंकि आज कमील भी उसे धोखा देगी, यानी कि आज भी उसे सच्चा प्यार नहीं मिला। इसलिए वो जब यहाँ से जा रहा था तो लॉक मास्टर को कॉल करके बताता है कि कमील का हस्बैंड बहुत ही चालाक इंसान है और अब मैं उसे सबक सिखा कर ही रहूं। अब कमील का हस्बैंड अपनी नीलामी करके लॉकर रूम में पहुंच जाता है और आने वाले सामान को तिजोरियों में रखने लगता है, जबकि उधर बर्लिन और उसकी टीम भी बिल्कुल तैयार थी उन सब को चुराने के लिए। जैसे ही सारी चीजें कमील का हस्बैंड तिजोरियों में रखता है तो वो टीम भी आगे बढ़ती है अपने प्लान को अंजाम देने के। एक एक करके तिजोरियों में जो भी सामान था वो सब को चुराने लगते हैं। यहाँ प्रोफेसर अपने घर टूटने की वजह से दुखी था, जबकि बर्लिन को एक बार फिर धोखा मिला था, वो इस वजह से गुस्से में था। तो यहाँ पर इन दोनों की आपस में बहस हो जाती है, जिस दौरान गलती से एक चीज वहाँ पर गिर गई जिससे आवाज पैदा हुई और ये आवाज कमील का हस्बैंड नीलामी घर का डायरेक्टर सुन लेता है। इसीलिए वो गार्ड को कहता है कि जल्दी जाओ लॉकर रूम में चेक करो वहाँ पर कोई है तो नहीं। और अब जब सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर चेक करने के लिए आया तो ये सब लोग जल्दी से वहाँ पर छुप गए, तो गार्ड उन्हें देख ही नहीं पाता, उसे लगता है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है। अब ये लोग भी बड़ी चालाकी से सारी तिजोरियों को चोरी कर लेते हैं और चुपचाप यहाँ से निकल भी जाते। अब ये लोग प्लान करते हैं कि हम यहाँ पर अपनी हर एक चीज को हटा देंगे, साफ सफाई भी कर देंगे ताकि किसी को भी कभी शक ना हो कि हम यहाँ पर आए और हमने ही ये चोरी। अब हालांकि उन्होंने ऐसे कपड़े पहने हुए थे कि यहाँ पर उनका बाल भी नहीं गिर सकता था, लेकिन वो फिर भी यहाँ पर सफाई करती हैं ताकि कोई भी सबूत यहाँ पर रह ना जाए और पुलिस इन तक पहुँच ना जाए। रात के वक्त बर्लिन लॉक मास्टर के साथ कमील के हस्बैंड के घर जाता है। यहाँ वो उसे एक दवाई सुगाकर बेहोश कर देते हैं, फिर उसके पूरे घर से ये लोग कैमरास को निकाल देते हैं। फिर बर्लिन लॉक मास्टर को कहता है कि अब से हम सारे अलग अलग होटल्स में रुकेंगे और कोई भी बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि अगर कोई बाहर आया तो हम पकड़े जा सकते, यानी कि एक रात के लिए उन्हें अंडरग्राउंड सबसे छुपकर अलग अलग रहना पड़े। ये कहकर वो लॉक मास्टर को यहाँ से भेज देता है, जबकि खुद कमील के हस्बैंड के कपड़े पहनकर उसके फार्म हाउस में जाता है और जो जेवरात इन्होंने चुराए थे उनमें से एक लॉकेट के टुकड़े करके वो पूरे घर में फैला देता है ताकि जब पुलिस इंक्वायरी करने यहाँ पर आए तो उन्हें यही लगे कि कमील के हस्बैंड ने ही चोरी या फिर चोरी में चोरों का साथ दिया है। अब असल में यहाँ पर बर्लिन कमील के हस्बैंड के साथ ही सब कुछ बदला लेने के लिए कर रहा था, उसे फंसा कर ताकि वो फंस जाए और उसकी वाइफ कमील
मेरे पास आ जाए और हम दोनों का ताल्लुक दोबारा से पहले जैसा हो जाए। अब लॉकर रूम से बाहर आने के बाद ये उस दीवार को भी मजबूती से वेल्डिंग कर दी थी ताकि यहाँ पर भी कोई सबूत बाकी न रहे। फिर उन्होंने पूरे सुरंग को भी पहले जैसा बना दिया। फिर सारे कैमरास पर से और सिस्टम पर से भी पूरी तरह अपना कंट्रोल हटा देते हैं ताकि शक की जरा से भी गुंजाइश ना बचे। रात के वक्त सेटेलाइट मैन हैकर लड़की से मिलने आता है। उसे कहने लगा कि अभी फिलहाल मैं पेरिस नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर पुलिस बाइक तक पहुंच गई तो वो लोग मेरे पासपोर्ट तक भी पहुंच जाएंगे। मैं अपना पासपोर्ट चुराने ऑफिस गया था, लेकिन वहाँ हर तरफ अलार्म लगे हुए, इसलिए मैं पासपोर्ट नहीं चुराया और अब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ताकि मैं अपना पासपोर्ट हासिल कर सकूं। ये सुनकर हैकर लड़की कहती है, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। बर्लिन ने बाहर निकलने से मना किया है। ये सुनकर सेटेलाइट मैन कहता है, पर ऐसा करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरा पासपोर्ट पुलिस के हाथ लग गया तो हम लोग और हमारी चोरी तो वैसे भी पकड़ी जाए, इसलिए अब जल्दी से मेरे साथ चलो। जो सुनकर हैकर लड़की भी उसकी मदद करने को राजी हो जाती है। ये दोनों अपने साथियों से बहाना बनाकर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, जबकि लॉक मास्टर इंजीनियर लड़की के कमरे में आ जाता है। इंजीनियर लड़की लॉक मास्टर से पूछती है कि तुम्हारी उंगली पर टैटू कैसा बना हुआ है, जिस पर दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे, क्योंकि ये भी एक दूसरे को पसंद करते थे। हैकर और सेटेलाइट मैन उस ऑफिस में पहुंच जाते हैं। हैकर यहाँ के सिस्टम को हैक करके उसका पासपोर्ट निकालने की कोशिश करती है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उन्हें देख लेता है और पूछता है कि तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तब हैकर कहती है कि मैं यहाँ की नई वर्कर हूँ, लेकिन तभी यहाँ पर और भी वर्कर्स आ जाते हैं जो हैकर से उल्टे सीधे सवाल जवाब करने लगते हैं। इसी दौरान हैकर के कंप्यूटर में एरर आने लगता है। इन्हीं पासपोर्ट निकलने में गड़बड़ी आ रही थी। ये देखकर गार्ड हैकर को कहता है कि तुम्हें कंप्यूटर को दोबारा से चलाना होगा, रीस्टार्ट करना होगा। अब ऐसा करने के लिए गार्ड जब टेबल के नीचे जाता है तो वो वहाँ पर सेटेलाइट मैन को देख लेता है जो छुपा हुआ था। अब एक तरफ हैकर उसका पासपोर्ट डिलीट कर रही थी, जबकि गार्ड सेटेलाइट मैन पर गन तान लेता है। पूछता है कि बताओ आखिर तुम दोनों कौन हो और यहाँ पर क्या करने आए हो। सेटेलाइट मैन उसकी तरफ कुछ फेंक कर मारता है, जिससे उसकी गन नीचे गिर गई। गन को जल्दी से हैकर उठाकर उन्हीं पर तान लेती है। वो उनसे झूठ बोल देती है कि हम लोग चोर हैं और यहाँ पर चोरी करने के लिए आए हैं। दोनों उनसे कुछ पैसे भी छीनते हैं और यहाँ से भाग निकलते, जिस बात से दोनों ही काफी खुश हो गए। लॉक मास्टर और इंजीनियर एक बार में गए जहाँ पर बहुत सारे अमीर लोग आए हुए थे, तो यहाँ से वो उनकी गाड़ी चुराने का सोचते हैं। सिक्योरिटी गार्ड उन्हें अंदर जाने नहीं देते, इसीलिए वो बड़ी चालाकी से एक कपल की गाड़ी चुराकर वहाँ से भाग जाते हैं। लॉक मास्टर इंजीनियर लड़की को लेकर एक जगह पर जाता है जहाँ पर रेस हो रही थी और ये गाड़ियों की रेस, इसलिए लॉक मास्टर वहाँ के एक आदमी को चैलेंज करता है। कहने लगा कि अगर मैं ये रेस हार जाऊंगा तो मैं अपनी गाड़ी तुम्हें दे दूंगा और अगर तुम हार गए तो तुम्हें मुझे देनी पड़ेगी। इंजीनियर लड़की यहाँ पर चोरी किया हुआ एक हार भी लेकर आई होती है। उसका पहनने का दिल कर रहा था, लेकिन लॉक मास्टर उसे ऐसा करने से मना कर रहा था, ये कहकर कि यहाँ पर इसे पहनना खतरे से खाली नहीं होगा। जिस पर इंजीनियर कहती है कि मैंने अपनी जिंदगी में इतना महंगा और कीमती लॉकेट पहली बार देखा है, मेरा बहुत दिल कर रहा है इसको पहनने का, लेकिन अगर तुम मना कर रहे हो तो मैं बाद में पहन लूंगी। ये कहकर उसने हार को अपनी जेब में रख लिया। अब इस रेस में लड़कियों को भी गाड़ी के ऊपर खड़ा किया जाता था, यानी एक गाड़ी पर एक लड़की खड़ी हुआ कर गाड़ी को वो स्पीड में चलाया जाता है। जैसे रेस स्टार्ट हुई, इंजीनियर लड़की को काफी मजा आया, क्योंकि वो लॉक मास्टर की गाड़ी के ऊपर खड़ी। तभी इंजीनियर लड़की का फोन बजने लगा। उसने जब चेक किया तो उसके पुराने दोस्त का फोन था। ये देख वो काफी हैरान रह गई, जिस बातें भी हो जाती है, इसलिए लॉक मास्टर को गाड़ी रोकने के लिए कहती है। वो भी बिना सोचे गाड़ी रोक देता है और इस तरह वो इस रेस में हार गया था। इंजीनियर लड़की बहुत ज्यादा रोने लगती है, इसलिए लॉक मास्टर उसे संभालता है। रेस हारने की वजह से लॉक मास्टर को वो गाड़ी दूसरे लड़के को देनी पड़ती है, जिसके बाद वो इंजीनियर को लेकर यहाँ से चला जाता है। वो उसे एयरपोर्ट पर ले जाकर एक प्लेन में बिठाता है। पूछने लगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जो तुमने गाड़ी रुकवाई। वो बताती है कि मेरे पास मेरे पुराने दोस्त की कॉल आ गई थी, जो देखकर मुझे उसकी याद आने लगी और मैं रोने लग गई थी, तो मुझे गाड़ी रुकवानी पड़ी। वो अपनी कहानी बताने लगी कि मेरा वो पुराना दोस्त बहुत अच्छा इंसान था। वो एक काफी बड़ा सिंगर था जिसकी मैं फैन थी, उसे बहुत पसंद किया करती थी, हर वक्त उसके गाने सुनती रहती थी। एक दिन जब उस सिंगर ने मुझे देखा तो हम दोनों का ताल्लुक बन गया। मैं उसके साथ ताल्लुक बनाकर बहुत खुश थी। सब कुछ मुझे किसी सपने की तरह लग रहा, क्योंकि जिसकी मैं फैन थी, जो मुझे अच्छा लगता था, आज मैं उसकी दोस्त बन गई थी। फिर ये सिलसिला इतना ज्यादा बढ़ा कि मुझे उससे प्यार हो गया। मुझे इतना प्यार हो गया कि ये पागलपन जुनून तक जाने लगा, जिस वजह से मैं अजीबोगरीब हरकतें करने लगी। जब कभी भी मैं उसके पोस्टर्स देखा करती थी तो मैं बौखला जाती, अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू हो जाती थी। वो सब देखकर मेरे मॉम डैड को लगा जिसे मैं पागल हो रही हूँ, तो उन्होंने मुझे मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया। अपनी कहानी बताकर वो रोने लगती है। तब लॉक मास्टर उसे तसल्ली देता, कहने लगा कि अब मैं तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए कुछ बहुत बड़ा तूफान करने वाला। प्लेन स्टार्ट
करके वो इंजीनियर को कहता है कि मैंने आज से पहले कभी भी प्लेन नहीं उड़ाया, आज पहली बार तुम्हारे सामने ऐसा करने वाला। इतना कहकर वो प्लेन उड़ा देता है। दोनों को काफी अच्छा तो लगा, लेकिन कुछ देर बाद इंजीनियर उसे प्लेन जल्दी से रोकने का कहती है। उसने ऐसा ही किया और ये दोनों हंसने लगते। फिर जब ये बाहर निकले तो इंजीनियर लड़की अपनी जेब चेक करने लगती है। कहती है, ओह माय गॉड, मेरी जेब में तो वो हार है ही नहीं, जिसका मतलब है कि वो उसी गाड़ी में ही रह गया। बर्लिन जब होटल में गया तो कमील भी उसे मिलने के लिए आ जाती है। कहने लगी कि मुझे तुम भी पसंद हो, लेकिन मैं अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ सकती क्योंकि उससे प्यार करती हूँ। बर्लिन कहता है, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को ही चुनना होगा। फिर अब एक डिटेक्टिव को इस केस को हल करने के लिए हायर किया जाता है। अपनी टीम के साथ वो उसे लॉकर रूम में जाती है, लेकिन उसे यहाँ पर कोई सबूत, कोई ऐसी चीज नहीं मिलती जिससे वो पकड़े जाते। फिर अगले दिन ये सारे लोग चोरी का सामान लेकर अलग अलग जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं, जैसा बर्लिन ने प्लान बनाया था। जिसके बाद इन्होंने ये प्लान किया था कि हम बाद में एक जगह आकर मिलेंगे। पुलिस भी नीलामी करके डायरेक्टर कमील के हस्बैंड को गिरफ्तार कर चुकी थी, क्योंकि सारा शक उस पर आ गया था। अब इस टीम में से हमें सैटेलाइट मैन और हैकर लड़की दिखाए जाते हैं, जिन्होंने अपना हुलिया बिल्कुल टूरिस्ट जैसा बनाया हुआ था और उन्होंने अपने बैग में चोरी का सामान रखा हुआ था। और क्योंकि कोई भी पुलिस वाला टूरिस्ट के बैग चेक नहीं करता, इसीलिए उन्हें आगे भेज दिया जाता है। दोनों एक बस में बैठ गए अपनी मंजिल पर जाने के लिए। उनके बाद प्रोफेसर, इंजीनियर और लॉक मास्टर एक वैन में बैठकर निकल जाते हैं। यहाँ पर इंजीनियर और लॉक मास्टर ने बहन भाई का रोल किया था, जबकि प्रोफेसर उनके डैड बने थे। और अगर पुलिस इन्हें पकड़ती तो इनके पास नकली राख भी थी, जहाँ वो पुलिस को ये कह देंगे कि हम अपनी माँ की राख को नदी में बहाने जा रहे हैं। कमील जब वापस अपने घर आई तो यहाँ पर पुलिस को देखकर काफी हैरान रह जाती है। जब डिटेक्टिव उसे बताती है कि एक चोरी करने में तुम्हारे हस्बैंड का हाथ है, तो इसीलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फिर डिटेक्टिव पूछताछ करने कमील के हस्बैंड के पास गई, लेकिन वो बार बार एक ही बात कह रहा था कि ये चोरी मैंने नहीं की। कमील फोन करके बर्लिन को अपने घर बुलाती है और उसे सारी बात बता देती है कि मेरा हस्बैंड फंस गया है। तब यहाँ बर्लिन उसे हौसला देता है कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कमील उसे कहती है कि मेरा हस्बैंड ऐसी हरकत नहीं कर सकता, इसके पीछे जरूर किसी और का हाथ है जो मेरे हस्बैंड को बस फंसाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए अब मैं अपने हस्बैंड को छुड़वाऊंगी, जो पूरी तरह बेगुनाह है। जबकि पुलिस ने भी हर जगह पर नाकाबंदी कर दी थी, रास्ते रोक दिए थे ताकि कोई भी यहाँ से निकल न सके। वो तीनों वैन में बैठकर जब एक नाकाबंदी वाली जगह पर पहुँचती है तो पुलिस उनकी छानबीन करने लगती है। प्लान के मुताबिक लॉक मास्टर और इंजीनियर यही बताते कि हम अपनी माँ की राख को नदी में बहाने जा रहे, लेकिन पुलिस वाले उनकी बातों को यकीन नहीं करती। कहते हैं कि हमें ये राख पहले दिखाओ, तभी हम यहाँ से जाने देंगे। लेकिन इंजीनियर लड़की राख वाली बोतल लेकर वहाँ से भाग जाती है। पुलिस भी उसका पीछा करने लगी और जब उसे पकड़ के वो बोतल को देखती है तो सच में उसमें राख ही थी। तब पुलिस को यकीन आ गया कि ये लोग सच बोल रहे हैं और इस तरह हम इनके साथ और मुर्दे के साथ गलत कर रहे हैं, जो सोचकर पुलिस वाले इन्हें जाने देते हैं। प्रोफेसर हैकर लड़की को फोन करके बताता है कि हर जगह पर पुलिस ने नाकाबंदी लगा दी है, इसलिए तुम दोनों जल्दी से अगले स्टॉप पर उतर जाओ, फिर पैदल ही आगे बढ़ो और यहाँ से निकलने की कोशिश करो। इन्होंने ऐसा ही किया, ये अगले स्टॉप पर उतर जाते हैं। इस बीच सैटेलाइट मैन हैकर लड़की से बात करने की कोशिश करता है क्योंकि वो उसे पसंद करता था, लेकिन हैकर लड़की उसे डांट दी। उधर वो तीनों इन्हीं प्रोफेसर, इंजीनियर और लॉक मास्टर अपनी वैन को एक जगह पर पार्क कर देती हैं, जिसके सामने एक घर था। घर में एक औरत रहा करती थी जो प्रोफेसर को देखते ही उसे पसंद करने लगी। लॉक मास्टर बर्लिन को कॉल करके पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। बर्लिन ने बताया कि मैं अभी भी पेरिस में ही हूँ। यह लॉक मास्टर उसे सच बता देता है कि चोरी किए उन हारों में से हमने एक हार को खो दिया है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हम तुम्हारे मना करने के बावजूद भी बाहर निकल गए थे। ये सुनकर बर्लिन कहता है कि वो हार अब तक पुलिस के हाथ लग चुका होगा, जिसके जरिए वो हम तक पहुंचने वाले ही होंगे, यानी कि अब जल्द हम पकड़े जाने वाले हैं। उनकी इस हरकत पर बर्लिन को गुस्सा तो आया, लेकिन वो उसे माफ कर देता है और आगे का प्लान बताने लगता है। फिर बर्लिन आया कमील के पास और उसे कुछ पैसे देता है ताकि वो अपने हस्बैंड के लिए अच्छा और महंगा वकील हायर कर ले। ये देखकर कमील काफी खुश हो गई कि बर्लिन कितना अच्छा इंसान है, इतने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दे रहा है। अब पुलिस छानबीन करते हुए रेस वाले उस कार ड्राइवर तक पहुँच जाती है और उससे पूछने लगी कि आखिर ये हार तुम्हारे पास क्या कर रहा है। तब वो ड्राइवर बताता है कि एक लड़का यहाँ पर अपनी दोस्त के साथ आया था मेरे साथ रेस लगाने, तो हमें उसकी गाड़ी में ही ये हार मिला था। पता चला है कि जो गाड़ी वो लेकर आए थे वो भी उनकी नहीं थी। पुलिस कहती है कि उस लड़के की कोई पहचान बताओ। तब ड्राइवर कहता है कि उसकी उंगली पर एक टैटू बना हुआ है। 5K छोड़ जाने पर प्रोफेसर अभी परेशान हो ही रहा था कि तभी यहाँ पर उनके सामने वाली औरत आई जो उसे पीने के लिए शराब देती है। शराब को पीते ही प्रोफेसर को नशा चढ़ गया, इसीलिए वो फौरन अपनी वाइफ को कॉल करके कहता है कि मैं जान गया हूँ
तुम मुझे धोखा दे रही हो, इसी वजह से तुम मुझे छोड़ना चाहती। ये सुनकर उसकी वाइफ काफी चौंक गई। कहती है अच्छा मुझे माफ कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं बस तुमसे ही प्यार करती हूँ। लेकिन प्रोफेसर फिर भी उस पर काफी गुस्सा करता है। अब कुछ ही दूरी के फासले पर वो औरत भी बैठी हुई थी जिसने प्रोफेसर को शराब पिलाई। वो उसकी सारी बातें सुन ली। हैकर लड़की जंगल में जब टॉयलेट करने गई तो उसके पैर पर एक जहरीला सांप काट लेता है। वो चिल्लाने लगी मदद के लिए। सैटेलाइट मैन को आवाजें लगाने लगती है, इसलिए वो जल्दी से भागकर आता है उसकी मदद करने के लिए। चाकू से पहले उसके पैर पर कट लगाता है और उसका खून चूसकर बाहर निकालता है। उसने देखा कि हैकर लड़की की जुबान सूज रही है। वो काफी फिक्रमंद हो गया कि कहीं इसे कुछ हो न जाए, तो वो उसे अपनी पीठ पर उठाकर वहाँ से निकल गया ताकि कोई मदद मिल सके। अब केस की छानबीन करने के लिए 2 और फीमेल इंस्पेक्टर्स को हायर किया जाता है। दोनों आपस में ये बातें कर रही होती है कि चोर जो भी थे बहुत स्मार्ट थे, उन्होंने बहुत बारीकी से यहाँ पर चोरी की है। उन्होंने यहाँ पर कोई भी सबूत नहीं छोड़ा, जिस वजह से उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन चाहे जो भी हो जाए हम उन्हें पकड़ के ही रहेंगे। कमील बर्लिन के साथ जेल में अपने हस्बैंड से मिलने जाती है। उसे बताने लगी कि ये है मेरा दोस्त बर्लिन जो हमें पैसे देने के लिए तैयार है ताकि तुम्हारे केस के लिए हम अच्छा सा वकील हायर कर लें। जिस पर पहले तो उसका हस्बैंड मना कर देता है, लेकिन उसके कहने पर वो मान भी जाता है। सैटेलाइट मैन हैकर लड़की को लेकर रोड तक आ गया जहाँ इनके सामने पुलिस की गाड़ी आकर रुकती है। वो जब उनसे मदद मांगता है तो पुलिस उन्हें हॉस्पिटल ले जाने लगती है। प्रोफेसर उस औरत के घर उसकी बोतल वापिस कर देंगे। वो कहती है मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है, तुम्हारी वाइफ तुम्हें धोखा दे रही है ना, तो इसलिए अगर अब तुम चाहो तुम उससे दोस्ती कर सकते हो। जिस पर प्रोफेसर खुश हो गया और ये दोनों आपस में बातें करने लगती। लॉक मास्टर और इंजीनियर जो मछली पकड़ रही थी तो शक होने की वजह से पुलिस उनका पीछे करते करते यहाँ भी आ गई। लगातार पुलिस उन पर नजर रखे हुए थी। वो दोनों गले से लग जाते हैं, जो देखकर पुलिस को काफी हैरत हुई क्योंकि उन्होंने तो कहा था हम दोनों बहन भाई हैं। और अब जब लॉक मास्टर अपने सर पर हाथ रखता है तो पुलिस उसकी उंगली पर टैटू बना हुआ देख लेती है। तो यहाँ पर पुलिस को यकीन हो गया कि उन चोरों में से एक चोर ये भी है। कमील से मिलने उसकी दोस्त आई। तब कमील ने उसे बताया कि मेरा दोस्त बर्लिन यहीं पर है जो बहुत अच्छा है, मेरे हस्बैंड को छुड़वाने के लिए वो मेरी मदद कर रहा है। ये सुनकर उसकी दोस्त काफी हैरान रह गई। कमील से कहती है ये बात सोचने में काफी अजीब है, वो तुम्हारा दोस्त है लेकिन फिर भी तुम्हारे हस्बैंड को छुड़वाने में तुम्हारी मदद कर रहा है। एम्बुलेंस के जरिए हैकर को जब पुलिस ले जा रही थी तो तभी हैकर की जेब से गन नीचे गिर जाती है, जो देखकर पुलिस को काफी हैरत हुई। अब सैटेलाइट मैन जल्दी से वो गन उठाकर पुलिस पर तान देता है। कहने लगा कि अब जल्दी से जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाओ और हमारे लिए कोई हरकत करने की जरूरत नहीं है। प्रोफेसर जब उस औरत के साथ था तो वो बाहर झांकता है जहाँ पर पुलिस उनकी वैन के सामने खड़ी हुई थी। उसे लगा कि जरूर पुलिस को हम पर शक हो गया है, तो पुलिस के जाने पर वो वहाँ की साफ सफाई कर देता है ताकि हम पकड़े ना जाएं और यहाँ से जल्द निकलने की तैयारी करने लगता है। अब एक दिन कमील बर्लिन को कहती है कि देखो मैं अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ सकती, तो तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझे ही छोड़कर यहाँ से चले जाओ। प्रोफेसर इंजीनियर और लॉक मास्टर को बता देता है कि पुलिस यहाँ पर आई थी, उन्हें हम पर शक है, तो हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। जिसके बाद वो बर्लिन को कॉल करता है उसे पूछने के लिए कि तुम कहाँ पर हो। जब बर्लिन ने उसे बताया कि मैं अभी तक पेरिस में हूँ तो प्रोफेसर उसे कहता है कि तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा। और अब क्योंकि इस केस को हल नहीं किया जा रहा था तो यहाँ पर एक और डिटेक्टिव को हायर किया जाता है। वो उस टैटू के निशान को हर जगह फैला देती है और कहती है कि अगर इस टैटू वाला इंसान किसी को भी कहीं भी दिखे तो फौरन उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। अब कमील से मिलने दोबारा उसकी दोस्त आई। पूछती है कि कमील तुम्हारी जिंदगी में ये सब कुछ क्यों चल रहा है और इतनी जल्दी जल्दी सब कैसे हो रहा है। कमील कहती है कि मैं खुद परेशान हूँ, मुझे भी समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर चल क्या रहा है। जिस पर उसकी दोस्त कहती है कि अक्सर मैंने फिल्मों में देखा है कि लड़की का जो दोस्त होता है वही उसके हस्बैंड को फंसाता है और तुम्हारे केस में भी मुझे ऐसा ही लग रहा है। हो सकता है कि बर्लिन ही वो इंसान हो जिसने तुम्हारे हस्बैंड को फंसाया है और अब वो तुम्हारी मदद करने का नाटक कर रहा है ताकि तुम्हारे सामने हीरो बन सके। ये सुनकर कमील को काफी हैरानी हुई और वो चुपके से बर्लिन की जेब से उसका पास चुरा लेती है ताकि वो बर्लिन के कमरे में जाकर चेक कर सके कि क्या मेरी दोस्त सच कह रही है, क्योंकि अभी तक उसने बर्लिन का कमरा नहीं देखा था। प्रोफेसर भी बर्लिन से मिलने के लिए आ जाता है और ये दोनों भी यहाँ से निकलने का प्लान बनाने लगे। पुलिस को लग रहा था कि वो सारे चोर अभी भी उस होटल में ही रह रहे हैं, इसलिए वो उन्हें पकड़ने के लिए वहाँ पहुँच जाती है, जबकि बाकी पुलिस उनकी वैन के पास आ जाती है बाकियों को पकड़ने के लिए। कमील भी जब बर्लिन के कमरे में जाती है तो यहाँ पर कैमरास और बाकी सेटअप देखकर काफी हैरान रह जाती है। वो समझ गई कि बर्लिन ही चोर है और इसने ही मेरे हस्बैंड को फंसाया है। उधर पुलिस उनकी वैन की तरफ बढ़ रही थी जिसके अंदर इंजीनियर और लॉक मास्टर थे। पुलिस जब उन पर गोली चलाने लगती है तो वो लोग भी बदले में गोलियां चलाते हैं। तब इंस्पेक्टर उनसे पूछती है कि आखिर तुम लोगों की मांगे क्या हैं। इसी के साथ वैन में पर्दे के पीछे से एक स्पीकर बाहर आता है जिसमें लॉक मास्टर कहता है कि हमारी ये मांग है कि तुम हमें 5 मिनट दो सोचने के लिए। अब यहाँ हमने देखा कि उन्होंने अपनी वैन
ऐसी जगह पर पार्क की थी जिसके नीचे टनल का रास्ता था, यानी कि सुरंग, इसलिए वो सुरंग के रास्ते भागने लगती है। जबकि पुलिस को गुमराह करने के लिए उन्होंने वहाँ पर पपेट कठपुतलियाँ लगाई हुई थी और जो माइक था वहीं पर स्पीकर लगा हुआ था ताकि उनको ये लगे कि यही स्पीकर में बोल रहे हैं। और अब जब वो दोनों यहाँ से काफी दूर चले गए तो पुलिस भी समझ जाती है कि उन्होंने हमें पागल बनाया है, वो तो यहाँ से भाग चुके हैं। पुलिस ने जब देखा कि यहाँ पर एक सुरंग है तो वो भी इसके अंदर चली जाती है उन लोगों का पीछा करने की। सेटेलाइट मैन दोनों पुलिस ऑफिसर्स को बंदी बनाकर हैकर लड़के को लेकर यहाँ से भाग जाता है। लॉक मास्टर और इंजीनियर जब सुरंग से बाहर आए तो वो देखते हैं कि यहाँ पर ट्रक्स खड़े हुए हैं। दोनों जल्दी से भागकर एक ट्रक के ऊपर चले गए और जिस रंग का ट्रक था उसी रंग की पन्नी लपेटकर वहाँ पर छुप जाते हैं। और अब जब पुलिस वहाँ पर आकर छानबीन करती है तो वो दोनों उन्हें कहीं भी नहीं मिलते। कमील ने अपने दोस्त को बर्लिन के बारे में सब कुछ बता दिया था, जिस पर उसकी दोस्त का कहना था कि तुम जल्दी से पुलिस को कॉल करके उसकी सारी सच्चाई बता ताकि बर्लिन फंस जाए और पुलिस उसे गिरफ्तार कर ले। अब तभी यहाँ कमील को ख्याल आया कि मुझे भी अपने हस्बैंड के लॉकर का सामान चेक करना चाहिए। और जब वो उसका सामान चेक करने लगी तो तभी उसे वहाँ अपने हस्बैंड की तस्वीरें मिलती है जो उसकी दूसरी बीवी के साथ थी और उनका बच्चा भी होने वाला था। ये देखकर कमील काफी हैरान और परेशान रह गई। सोचती है कि इतने सालों से मेरा हस्बैंड मुझे धोखा दे रहा था जिससे मैं इतना प्यार किया करती थी। वो सोचती है कि मेरा हस्बैंड कितना चालाक है, उसने मुझे शक भी नहीं होने दिया। इसीलिए अब वो पुलिस का फोन काट देती है। बर्लिन के बारे में उन्हें कुछ नहीं बताती क्योंकि इस वक्त उसे बर्लिन से ज्यादा अपना हस्बैंड गुनहगार लग रहा था। जिस पर उसकी दोस्त कमील को कहती है कि अब हमें बर्लिन को ब्लैकमेल करना चाहिए और जो चीजें उसने चुराई हैं उसमें से आधा हिस्सा मांगना चाहिए, जिस पर कमील भी मान जाती है। अब प्रोफेसर और बर्लिन अपने अपने कमरों की सफाई कर रहे थे ताकि जब पुलिस यहाँ पर आए छानबीन करने के लिए तो उन्हें कुछ भी ना मिले। हैकर और सेटेलाइट मैन भी पुलिस को बेहोश करके एक कश्ती में अपने साथ ले जाते हैं। इंजीनियर और लॉक मास्टर जिस ट्रक पर थे वो भी चल पड़ता है, जिस वजह से वो काफी खुश थे क्योंकि उन्हें यकीन था कि अब हम बिना किसी रुकावट के अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाएं। इसी बीच बर्लिन हैकर को कॉल करके उसे सीसीटीवी कैमरास को हैक करने को कहता है ताकि वो लोग पुलिस को गुमराह कर सके। हैकर ने जल्दी से कैमरास को हैक कर लिया तो प्रोफेसर और बर्लिन एक ट्रक में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं, जिससे आखिर पुलिस उन्हें बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाती। फिर यहाँ से वो दो लड़कों की बाइक रेंट पर लेती है। फिर थोड़ा आगे जाने पर पिज्जा डिलीवरी बॉय बन जाते हैं। आगे चलकर उन्होंने साइकिल ली और पहाड़ों पर वो चढ़ाई करने लगते हैं। ऐसा वो इसलिए कर रहे थे ताकि कोई भी पुलिस वाला उन पर शक न करे और उनका ये प्लान कामयाब भी हो रहा था। और अब आखिरकार हैकर और सेटेलाइट मैन सही सलामत कश्ती से वहाँ से निकल जाते। सेटेलाइट मैन हैकर को कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जब तुम्हें सांप ने काटा था मैं बहुत फिक्रमंद हो गया। ये सुनकर वो काफी खुश हो गई और अब यहाँ वो भी अपने प्यार का इजहार करती है कि हाँ मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जिसके बाद वो सभी अपनी मंजिल पर पहुँचते हैं जो एक ही थी। सब यहाँ पर मिले और हंसी खुशी वहाँ से निकल जाते हैं। ये लोग इतनी बड़ी चोरी करके उसमें कामयाब होकर बहुत खुश थे और सही सलामत वहाँ से निकल जाते। इसके बाद हमें कुछ महीनों की बात का वक्त दिखाया जाता है। बर्लिन कमील को अभी भी नहीं भूला था, इसलिए एक दिन जब कमील उससे मिलने आई तो बर्लिन काफी खुश हुआ और वो उसे सब कुछ सच सच बता देता है कि हाँ मैंने ही तुम्हारे हस्बैंड को फंसाया था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ। बाहर कमील की दोस्त भी थी जो उसकी इन बातों की रिकॉर्डिंग कर रही थी क्योंकि इस रिकॉर्डिंग की मदद से वो बर्लिन को बाद में ब्लैकमेल करने वाली थी। साथ ही अब यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट भी पूरी तरह नाकाम ही रह गया था क्योंकि कैसे भी करके ये उन्हें पकड़ ही नहीं पाई थी, पर उन्हें यकीन था कि वो लोग दोबारा चोरी जरूर करें। इसलिए पुलिस अब इस मौके की तलाश में थी कि जब वो चोरी करेंगी तो हम फौरन उन्हें पकड़ लेंगे। और अब अगले दिन कमील और उसकी दोस्त बर्लिन से मिलने आते हैं। वो बर्लिन को ब्लैकमेल करने लगती है कि हमारे पास तुम्हारी रिकॉर्डिंग है जो हम पुलिस को दे देंगे और अगर तुम चाहते हो कि हम ऐसा ना करें तो चोरी किए हुए पैसों में से 40% हमें भी दो। ये सुनकर बर्लिन मुस्कुरा दिया, कहता है कि मैंने तो वो रिकॉर्डिंग पहले ही तुम लोगों से चुरा ली है क्योंकि मैं जानता था तुम लोग कुछ ऐसा करने वाले और बाद में मुझे ब्लैकमेल करोगी। लेकिन सच में कमील मैं तुमसे सच्चे दिल से प्यार करता हूँ। मैंने अपने फायदे के लिए तुम्हें जरा भी इस्तेमाल नहीं किया और मेरे लिए पैसा नहीं प्यार तुम जरूरी हो। ये कहकर वो उन दोनों को अपने हिस्से का सारा पैसा दे देता है और ये डील कर लेता है कि मैं अगली बारी जब भी चोरी करूंगा तो सारे पैसे कमील को ही दे दिया करूंगा। जिस पर कमील काफी खुश हो गई, उसके प्यार से मुतासिर हो जाती है। पैसों को हासिल करके कमील और उसकी दोस्त काफी खुश हो गई। यहाँ पर कमील बर्लिन के बारे में ही सोच रही थी क्योंकि अब शायद उसे भी बर्लिन से प्यार हो गया था और ये दोनों एक हो जाएं। कुछ दिन के बाद प्रोफेसर बर्लिन से मिलने आया जहाँ बर्लिन उसे कहता है कि हमारी छुट्टियाँ हुई काफी दिन हो गए हैं ना, तो क्यों ना अब हम अगली चोरी करने चले। ये सुनकर प्रोफेसर काफी खुश हो जाता है, कहने लगा अरे वाह बहुत अच्छा आइडिया है क्योंकि मैं भी दूसरी चोरी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, यार जल्दी करो। दोनों इस बात पर काफी खुश हो गई और इसी के साथ ये सीजन इधर ही खत्म हो जाता है।